वेलकम बैक। आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, यूप सर क्लासेस पर स्वागत है। आप सभी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और साथ ही साथ में मैं आपके लिए जो सीरीज़ लाया हूँ ऑनलाइन पेपर एनालिसिस का, वह बेहतरीन ऑफिशियल आंसर की के साथ आपको हम दे रहा हूँ और देते ही रहूँगा जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को पहले खुद लगाइए, वीडियो को रोक दीजिए थोड़ा देर के लिए, फिर लगा लीजिए, फिर इनको ऑन कीजिए और उसके फिर से देखिए कि कौन सा हम क्वेश्चन का सही आंसर क्या दिए हैं। इस तरह से आप अपना क्षमता का भी आकलन कर सकते हैं, क्योंकि क्षमता का आकलन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप क्षमता का आकलन नहीं करते हैं तब तक आपको पता नहीं लगता है कि हम जो पढ़ें, क्या पढ़े नहीं पढ़े, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो पढ़ने के साथ साथ हमें जो है आकलन भी करना ज़रूरी होगा। तो आज हम मैथमेटिक्स का सेक्शन लिए हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के सेक्शन 2 होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेसिस पूछा जाता है और 15 क्वेश्चन पेडागोजी बेसिस पूछा जाता है। तो हम यहाँ पेडागोजी का क्वेश्चन सम्मिलित कर रहे हैं। टाइम रहेगा तो न्यूमेरिकल का भी करेंगे, लेकिन अभी पेडागोजी क्वेश्चन पहले करेंगे और पेडागोजी का क्वेश्चन ही पहले करना चाहिए आपको एग्जाम में भी। तो आते हैं, देखते हैं पेडागोजी का क्वेश्चन। पेडागोजी में आपको 15 क्वेश्चन पूछता है और 15 में 15 लाना कोई भारी बात नहीं है, बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन पूछता है। बस आपको सही सही सिद्धांत और सही सही उनका समझ कॉन्सेप्ट आना चाहिए मैथ पेडागोजी का। उसके बाद आप आराम से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाता है पेडागोजी वाला। ये नहीं, यहाँ से तो पेडागोजी न्यूमेरिकल ख़त्म हुआ और यहाँ से पेडागोजी आपका शुरू हो गया। जीन पियाजे जी से शुरू कर रहा है। तो देखिए, जीन पियाजे जी ने भी मैथमेटिक्स में बहुत बात कहा है। तो उन मैथमेटिक्स के जो जीन पियाजे ने जो कहा है उनको अगर आप पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा। तो जीन पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्र में जो नॉलेज के बारे में उन्होंने वो कहा है, मैथमेटिक्स के ज्ञान के बारे में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये ऐसा पूछ रहा है। संख्याएं भौतिक ज्ञान में आती है क्योंकि बच्चे संख्याओं को वस्तुओं की गणना से संबंधित करके सीखते हैं, है ना। संख्याएं सामाजिक परंपरागत ज्ञान में आती हैं क्योंकि बच्चे इन्हें वास्तविक दुनिया के अनुभवों से सीखते हैं, ठीक है। संख्याएं तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आती है क्योंकि संख्याएं वे संबंध है जो कि आपको इसमें मिलता है। तो 1 मिनट के लिए आप लोग थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, बाकी हम वापस तुरंत आते हैं। तो ये क्वेश्चन था। और तीसरा ऑप्शन क्या था, संख्याएं जो होती है वह तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आती है क्योंकि संख्याएं वे संबंध है जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है, जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। देखिए, जीन पियाजे को आप अगर समझते होंगे या सीडीपी में भी पढ़े होंगे तो आपको पता है जीन पियाजे जी जो है कॉन्स्ट्रक्टिव लर्निंग, कॉन्स्ट्रक्टिव संरचनावाद के समर्थक है और वह मानता है कि बच्चा अपने आप में एक लिटिल साइंटिस्ट होता है ना, छोटा वैज्ञानिक होता है। यानी उनको वह ज़्यादा महत्व देता है, उनके ज्ञान को, उनके सोच को वह ज़्यादा महत्व देता है। इसीलिए यह संख्या के संदर्भ में भी इन्होंने कहा कि संख्या तर्कसंगत गणितीय ज्ञान में आती है। क्या आती है? गणितीय ज्ञान में आती है क्योंकि संख्याएं वे संबंध है जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। बाकी ये सामाजिक सांस्कृतिक की बात वाइगोस्की जी करते हैं, तो ये तो काट ही दीजिए। भौतिक ज्ञान की बात भी नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको सही आंसर मिल गया होगा। नंबर 3 आपका सही और सटीक आंसर है और यही ऑफिशियल आंसर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन कि एक शिक्षिका अपने छात्रों के विभिन्न भुजाओं के माप वाले वर्गों में कट आउट देती है और उनके ग्राफ पेपर पर वर्गों को रेखांकित करने और रेखांकित वर्ग खानों को फिर गिनने के लिए भी कहती है। साथ ही साथ छात्रों को उनके द्वारा रेखांकित किए गए खानों को संख्याओं और भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को स्थापित करने के लिए भी कहती है। सिंपल सा बात समझिए कि यह जो क्वेश्चन कह रहा है, यह बता रहा है कि कुछ चीजें खाने उदाहरण दे रहा है और उसके उदाहरण के द्वारा बच्चा को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो ऑप्शन आपका होगा, जब उदाहरण से हम कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं तो उसका सही आंसर क्या होता है, वह कौन तरीका होता है? तो आगमनात्मक विधि होता है, इंडक्टिव मेथड जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ना तो व्याख्या होगा, लेक्चरर होगा, निगमनात्मक भी होगा और प्रयोग भी नहीं होगा। तो आपको सही आंसर मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर क्वेश्चन है कि गणित के शिक्षण और अधिगम में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो प्रौद्योगिकी के में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, ऐसा यह सवाल पूछ रहा है आपसे। प्रौद्योगिकी का उपयोग गणित के अध्यापक के महत्व को कम कर देता है। महत्व को कम करने का तो सवाल ही नहीं है, बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता है, तो ये आता है तो आप इसको काट ही दीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। प्रौद्योगिकी गणित नहीं है, ठीक है, यह केवल गणित को करने की एक विधि है। चलिए बात सही लग रहा है। प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण छात्र पर्याप्त प्रश्नों का अभ्यास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रौद्योगिकी प्रयोग से तो अधिक से अधिक प्रश्न का प्रयोग छात्र कर सकते हैं, तो ये भी कट गया। प्रौद्योगिकी उपयोग से गणित में अन्वेषण और खोज का क्षेत्र कम होगा, नहीं कम नहीं होगा, बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है। इसलिए आपका सही आंसर होगा कि गणित प्रौद्योगिकी गणित तो नहीं है, सही में गणित नहीं है, वह एक टेक्नोलॉजी है, यह केवल गणित को करने की एक विधि है। और प्रौद्योगिकी की मदद से भी आप गणित कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर की मदद से आप गणित कर लेते हैं, तो वह भी आ जाएगा, टेक्नोलॉजी का ही भी वह भी एक हिस्सा है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इन्होंने कहा कि एक प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक ने योग पर आधारित निम्न 2 शाब्दिक प्रश्न श्यामपट्ट पर लिख दिए हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं। एक थैले में 11 गेंदे हैं और दूसरे थैले में 14 गेंदे हैं, कुल मिलाकर कितनी गेंदें हैं। चलिए ये सवाल लिख दिया। एक खिलौने का मूल्य 245 रुपया है, यदि मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि हो जाए तो खिलौना का नया मूल्य क्या होगा, है ना। दोनों की जोड़ की अवधारणा की बात हो रही है यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन उपरोक्त 2 शाब्दिक प्रश्नों को पूछे जाने के उद्देश्य को प्रदर्शित करता है, तो ये सवाल देख लीजिए। छात्र गणित के योग की संरचना को समझने में और योग की अवधारणा का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम होंगे, क्या यह उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। छात्र योग और व्याकरण के शाब्दिक प्रश्नों के बीच अंतर करना सीखते हैं। देखिए व्याकरण की तो बात ही नहीं होता है, जिसको काट ही दीजिए। व्याकरण मतलब घटाव होता है, व्याकरण मतलब क्या होता है, तो यहाँ तो जोड़ की ही बात हो रहा है, घटाव की बात तो हो ही नहीं रहा है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए आप लोग आगे ऑप्शन है, योग की दी गई 2 परिस्थितियां ही प्राथमिक स्तर पर योग की समस्या पढ़ाने के लिए पर्याप्त है, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे तरीका हो सकता है योग पढ़ाने का। दिए गए शाब्दिक प्रश्नों का लक्ष्य केवल वाला है तो काट ही दीजिए। तो आप देखिए ये भी काट दिए, ये भी काट दिए, तीनों काट दिए ना, आप सही आंसर अपने आप मिल गया होगा। आप अगर आप सही कॉन्सेप्ट में जाइएगा तो भी मिल जाएगा, या काट दीजिएगा गलत आंसर चूज कर लीजिएगा तब भी आपको सही कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो यही बनाने का, मैथ पेडागोजी बनाने का सही और सटीक तरीका है कि आप पहले गलत उत्तर को काट दीजिए। गलत को जैसे ही काट दीजिएगा अपने आप आपको सही उत्तर की तरफ आप बढ़ जाइएगा। तो चलिए इसी आपको अप्रोच के साथ बनाना चाहिए आपको। आगे क्वेश्चन देख लीजिए आप। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां एनसीएफ 2005 भी गणित के विषय में कई बातें कहती है, हर विषय के बारे में कहती है, तो आपको गणित के बारे में भी सिलेबस में दे रखा है तो पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़े हैं तो निश्चित रूप से यह बन जाएगा। छात्र प्रश्नों का हल प्रश्न पेपर पेंसिल तकनीक से करने में सक्षम होगा, नहीं, पेपर पेंसिल तकनीक की बात एनसीएफ नहीं करता है ना, कंस्ट्रक्टिव की सोच की बात एनसीएफ करता है। सूत्रों और कार्यविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र गणित पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ सूत्र को रटा करके निगमनात्मक विधि से हम गणित नहीं पढ़ाएंगे बच्चे को। छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं, ये बिल्कुल सही है। गणित की परीक्षा में छात्र सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं, ऐसा भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। लेकिन ये एनसीएफ, यही एनसीएफ सटीक कहता है, जो एनसीएफ कहता है हम आपको बता दिए और यही सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको मिल गया, बन गया होगा सही। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गणितीय खेल और पहेलियाँ सहायता करती है। गणितीय खेल और पहेलियाँ किसमें सहायता करती है, तो गणित और रोजमर्रा के विवेचन के बीच संबंध स्थापित करने में करती है। बिल्कुल सही बात कह रहा है इन्होंने। बच्चों को गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में सक्षम बनाती है, बिल्कुल सही बात है। अध्यापक का कार्य करने में तथा प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करने की एक रास्ता को समाप्त करने में करती है, ये भी सही लग रहा है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में यही बात सही नहीं लग रहा है। बाकी 1 2 3 तीनों बात क्या लग रहा है, सही लग रहा है। अध्यापक कार्य कम करने में तथा प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करने की एक रास्ता को समाप्त करने, देखिए अध्यापक के कार्य को कम करने में सिर्फ गणितीय खेल और पहेलियां काम नहीं करती है, हाँ एक रास्ता को काफी हद तक कम करने में मदद करती है, लेकिन कार्य को कम करने में कभी मदद नहीं करती है। इसलिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया और ये भी कट गया। बाकी आपका पहला, दूसरा और
पहला और दूसरा सिर्फ सही हो गया आपका। तो पहला दूसरा 2 नंबर में है, तो यही आपका सही हो गया। चलिए, आपको आंसर मिल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पैटर्न या प्रतिमान जो पढ़ते हैं बच्चा एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है, क्योंकि पैटर्न देखने में आकर्षित होता है। क्या ऐसी बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, देखने में आकर्षित होती है इसलिए गणितीय अवधारणा का इसका उपयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये कर दीजिए, पैटर्न को बनाने के लिए विविध सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, ये भी नहीं है। पैटर्न अनेक प्रकार से बनाए जा सकते हैं, ये है बनाए जा सकते हैं, लेकिन प्राथमिक स्तर पर पैटर्न का जो है पढ़ाने का सही जो बात कहिएगा वह नहीं है। पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीजगणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करती है, ये बहुत सही और सटीक है आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, गणित के शिक्षक ने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्याओं बनने के लिए कोई भी 4 अलग अलग अंकों का प्रयोग कर, परंतु शर्त यह है कि सदैव 6 सदैव इकाई के स्थान पर नहीं होना चाहिए, यह शर्त रखा है। तो निम्न ये खुले सिरे वाले प्रश्न है, क्या ये है ना? ये प्रश्न को हल करने के लिए दिए गए आंकड़े पर्याप्त है क्या? ये भी नहीं है। चलिए, प्रश्न का अन्य उत्तर है जिस पर पहुंचने के तर्कसंगत चिंतन की आवश्यकता होती है। यही सही बात है कि इसका कई प्रकार से उत्तर आप दे सकते हैं और इसके पहुंचने के लिए तर्कसंगत चिंतन की आवश्यकता होती है। तो ये आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है आपका कि छात्रों द्वारा दैनंदिन यानी जर्नल लिखना गणित मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह है जो केंद्रित है, किस पर केंद्रित है? छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करें। ये तो बिल्कुल बात सही लग रही है। छात्रों में सामने वाली समस्याओं को संबोधित करने के लिए या ये भाषा सुधारने के लिए, ये तो नहीं होगा। तो पहला ही सही आपका निकल के आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यह पूछा है कि प्रारंभिक विद्यालय के गणित के अध्यापक ने निर्णय किया कि ज्यामितीय आकृतियों पर एक इकाई योजना बनाएगा। उसने निम्नलिखित प्रत्याशित अधिगम परिणाम लिखे हैं। तो विविध आकृतियों को पहचानना लिखे हैं। बिल्कुल, ये इकाई वह प्लानिंग जो लर्निंग प्लानिंग करता है उसमें वह विविध आकृतियों को पहचानना, अलग अलग आकृति को पहचानेगा, है ना, विविध आकृतियों के बीच के अंतर को समझेगा, इस बात को भी सम्मिलित किया है। आकृतियों की भुजाओं और कोनों के शीर्षों को पहचान करेगा, इस बात को भी सम्मिलित किया है। तो निम्नलिखित में वेन हीले, देखिए वेन हीले से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है और रहता है क्वेश्चन। तो वेन हीले आप जरूर पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़िएगा। हम भी इस चैनल पर इस वीडियो को डाल देंगे। चिंतन कौन से स्तर पर छात्रों का आकलन करेगा? तो किसका आकलन करेगा? तो वेन हीले ने जब यह बात बताया तो अगर देख करके सब कुछ करते हैं तो दृश्य वह दृश्यकरण होता है, विजुअलाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ विश्लेषण करने, आकृतियों पहुंचानेगा, पहचान करेगा, अंतर करेगा, तो इस सब का बात होता है। तो वह विश्लेषण स्तर कहलाएगा। ये विश्लेषण स्तर इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। आगे आपके पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बच्चों में संख्या के बोध 10 तक का विकास करने के अंतिम चरण है? क्या बोला? अंतिम चरण है, पहला चरण नहीं पूछा है, अंतिम चरण पूछा है। तो संख्याओं के क्रम का अधिगम, बिल्कुल नहीं। संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम, ये हो सकता है। संख्याओं को उनके नाम के साथ गणना करने का अधिगम, पढ़ने और लिखने, संख्याओं को उनके नाम के साथ गणना करने का अधिगम, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, अंतिम चरण नहीं हो सकता है। एक की गई संख्या के पहले और बाद में क्या आता है का अधिगम, ये भी अंतिम चरण नहीं होगा। तो पहला होगा संख्याओं को पढ़ने और लिखने। लास्ट में हम ना बच्चे को पहले संख्या की अवधारणा बताते हैं, संख्या को दिखाते हैं, फिर लास्ट में उसको पढ़ने सिखाते हैं और लास्ट में उससे लिखने सिखाते हैं। तो सबसे अंतिम बोध, संख्या का बोध करने में अंतिम चरण संख्या को पढ़ने और लिखने का है। तो ये सब इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एक शिक्षक ने बच्चों को निम्न अधिन्यास दिया। क्या अधिन्यास दिया है जी? तो वह तुम्हारा मित्र कक्षा में अनुपस्थित था और उसका क्षेत्रों और परिमापों का पाठ छूट गया। जो क्षेत्र था, एरिया था और पेरीमीटर से रिलेटेड सवाल था, वह छूट गया। उसे एक प्रश्न पत्र लिखते हुए, उसको एक पत्र लिखो और यह लिखते हुए कि दोनों में क्या अंतर है, तुमको बताना है कि दोनों में क्या अंतर है। आप अपने मित्रों को एक क्या करो, चित्रों का भी उपयोग करके आप उसे लिख सकते हैं। यानी बच्चा को कहा कि तुम एक लेटर लिखो और जो जिस मित्र का छूट गया है, अपने दोस्तों का क्षेत्र और परिमाप वाला जो पार्ट छूट गया है, उसमें उसका अंतर को एक्सप्लेन करो और चित्र का भी प्रयोग करके लिखो। तो
गणित में इस प्रकार का कार्य देने का प्रयोजन क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो बढ़ाई गई अवधारणा, जो पढ़ाई गई अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ को जानना, ये बिल्कुल सही है। अनुपस्थिति विद्यार्थी उसके छूट हुए कार्य के लिए सहायता देना, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। छात्र को यह सिखाना कि छात्र कैसे लिखा जाता है, या क्या सिखाएगा, लिखने गणित की बात हो तो लिखने सिखाना की कोई बात ही नहीं है। छात्रों को गणितीय संचलन में वृद्धि कितना हुआ है, उसकी कॉन्सेप्ट में कितना वृद्धि हुआ, ये सिखाएगा। तो पहला, दूसरा, इसमें पहला और चौथा हो जाएगा। तो पहला और चौथा ही इसका आंसर सही हो गया आपका। आगे आप देख लीजिए, पहला और चौथा, ये 3 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा, पहला और चौथा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसके बाद ये देखिए, इस तरह का सवाल दिया है कि व्यकलन की एक समस्या 400 से 45 के सामने रखने पर विद्यार्थी ने कहा यदि यह 40 होता तो उसे उत्तर 60 होगा, परंतु यह 45 है, इसलिए 55, 155, 255, 355 होगा, इसलिए 400 - 45 बराबर 355 होगा। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो इस तरह की प्रश्न जो है ना, यह युक्ति गलत है, गलत तो नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं कह सकते इसको। एक और औपचारिक कलन विधि और विद्यार्थी गणितीय सोच प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करता है। यह औपचारिक कलन विधि है, एल्गोरिथम विधि है, और विद्यार्थी की गणितीय सोच की प्रक्रिया को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। तो यही इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निहाल को गणित की एक परीक्षा में 78 परसेंटाइल अंक मिले हैं और यह निम्न में से किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है? जब बात परसेंटाइल का करें ना, तो वह मानदंड संदर्भित परीक्षण नहीं होता है, बल्कि मानक संदर्भित परीक्षण होता है, और उसके बाद निदानात्मक नहीं होता है, अभिलक्षणात्मक तो होता ही नहीं है। देखिए, मानदंड वो होता है जब एक निश्चित मानदंड सेट कर दिया जाता है कि उससे अधिक लाने पर सब क्वालिफाई हो जाएगा। जैसे आपका सीटेट का एग्जाम मानदंड संदर्भित परीक्षण है ना, लेकिन ये बोर्ड का एग्जाम क्या है? मानक संदर्भित, इसमें तुलना किया जाता है, इसमें तुलना की कोई बात नहीं होती है मानदंड संदर्भित परीक्षण में। जब एक एवोल्यूशन आप पढ़ेंगे वो टॉपिक में लास्ट में, तो ये आप जरूर पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्रिआयामी आकृतियों के संकल्पनात्मक विकास को दर्शाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का क्रम दिया गया है। यह आकृतियां एक यादृच्छिक क्रम में होगा। तो क्या होगा? त्रिआयाम देखें, दो आकृतियों की तुलना करना, पहचानना कि उनमें क्या समानता असमानता है, खेलने वाली चिकनी मिट्टी से त्रिआयामी आकृतियों की रचना करना, जाल के प्रयोग से आकृति बनाना, या ज्यामितीय उपकरणों जैसे कि आकार रेखनी के प्रयोग से आकृतियों की रचना करना। तो ये देखने की त्रिआयामी रचना में है आभा चित्र, यानी अनुभव की बात जहां होगी उसको पहले ले लीजिए, है ना। आप फिर भाषा का प्रयोग कीजिए और फिर चित्र का प्रयोग करिए। तो इसमें आभा चित्र लगा लीजिए आप लोग। आकृतियों की तुलना करना और पहचानना कि उनमें क्या समानता असमानता है, खेलने वाली चिट्ठी में त्रिआयामी आकृतियों की रचना करना, त्रिआयामी की रचना करना, जाल के प्रयोग आकृतियां बनाना, आकृतियों जैसे कि प्रकार रेखनी प्रयोग आकृतियों की रचना करना। तो पहले तो यही होगा आपका 4 नंबर होगा इसमें, 1 मिनट, तो ये 4 वाला होगा, ये आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया आपका कंप्लीट। इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। हम आपको बता दिए कोई ट्रिक आभा चिप पर काम करेंगे, है ना। अभी हम मेरे पास थोड़ा सा काम आ गया है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसको अच्छे से मिला लीजिएगा आप लोग। होगा तो नेक्स्ट में इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट में शामिल कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।